हाँ जी बच्चों, अपना कल टेस्ट भी हो गया था। ठीक है ना। चलिए। वैसे तो बेटा इतना कहने के बावजूद भी सभी बच्चों ने टेस्ट कंप्लीट करके मुझे नहीं भेजा। ठीक है जी। इसका मतलब अब मैं क्या समझूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बाकी चलो, जिसकी जो मर्जी। ठीक है ना, मैंने तो क्या कहना है। आपकी मर्जी है, करो ना करो। ठीक है सर, हमारी तो देखो ड्यूटी है बेटे, कहना। हम्म? चलिए। तो आज कुछ 10-12 बच्चों ने भेजा है मुझे करके सॉल्व। तो उसमें जो है, बच्चों ने कहा है, एक तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की प्रॉब्लम बोली है, एक सेकंड, एक थर्ड और एक सेवंथ की बोली है। ठीक है ना जी। जो तो क्या कहते हैं, अपना फर्स्ट नंबर है बेटा। ये तो वही है। एन यूपीएल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ग्रुप ऑफ 3 पोलराइजिंग शीट्स which are arranged in such a way that the characteristic direction of each polarizing sheet make an angle 60 degree with the preceding one। तो बताइए कितना ट्रांसमिशन होगा। देखो ना, ये तो आप ऐसे कर लो ना कि जैसे ये एक है, ये दो है, और इसके बाद 60 है, तो ये तीन है, और क्या कर, है ना। तो आप ऐसे कह सकते हैं ना, यहां से इंटेंसिटी आई जीरो आई, ये बेटा आई जीरो बाई टू, ये आई जीरो कॉस स्क्वायर 60, और इसकी आ जाएगी अगेन आई जीरो बाई टू कॉस स्क्वायर 60 एंड कॉस स्क्वायर 60। हाँ जी, मेरी बात समझ आ रही है आपके। ठीक है ना। तो यही बनेगा ना इसका, तो ठीक कह रहा हूं मैं, है ना। तो इस तरीके से आप कर लेना। ओके। क्योंकि इसने 3 पूछा है, तो पहले वाले का आई जीरो होगा, नेक्स्ट वाले का आई जीरो बाई टू हो जाएगा, उसके बाद उसका कॉस स्क्वायर थीटा और इसका उसका कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा कह रहा है साउंड वेव कांट बी पोलराइज बिकॉज साउंड वेव लॉन्गिट्यूडल होती है। ये भी खैर काफी बच्चों ने लिखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडल होती है। 2 हो गया। तीसरे में कहता है कि स्लिट की विड्थ ए है, रेड लाइट का लैम्डा मैंने दे दिया, तो कहता है जी थर्ड मिनिमा, क्या कहता है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा, ए की वैल्यू पूछता है। अगर थर्ड मिनिमा 60 डिग्री पे बने, तो आप जानते ही हैं ए साइन थीटा। अगर आपको मिनिमा की जरूरत है बेटे, तो यू राइट है 2n + 1 लैम्डा बाई टू। नहीं, कौन सा है, थर्ड मिनिमा। मिनिमा के लिए था n लैम्डा, याद करो, है ना। तो बस n की जगह 3 लिखे ना, 3 लैम्डा। तो ए, ये थीटा की जगह साइन 60 आ जाएगा, तो ए साइन 60 √3/2 कर लोगे अब तो अच्छे से, 3 लैम्डा एंड यू फाइंड ए। और अगले वाले में पूछते हैं सेकंड मैक्सिमा, उसमें ये लगा देना, n लैम्डा की जगह ये वाला 2n + 1 लैम्डा बाई टू, मतलब ए साइन थीटा इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाई टू। एन की जगह 2 लगा देना और आपका ए आ जाएगा। कर लेंगे आराम से। सेवंथ क्वेश्चन है बेटे, व्हेन ए टाइनी सर्कुलर अपर्चर इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट फ्रॉम ए डिस्टेंट सोर्स। तो एक डार्क स्पॉट जो है ना, इज सीन एट सेंटर ऑफ शेडो ऑफ द ऑब्स्टेकल। एक्सप्लेन। क्या बोलते हैं, व्हेन ए टाइनी सर्कुलर अपर्चर इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट फ्रॉम ए डिस्टेंट सोर्स, ए डार्क स्पॉट इज सीन एट द सेंटर ऑफ द शेडो ऑफ द ऑब्स्टेकल। ये मोस्टली बच्चों का क्वेश्चन है। ठीक है ना। इसमें 1-2 बच्चों ने क्या किया हुआ है कि नेट से देख के उतारा हुआ है। ठीक है ना। तो बेटे नेट पे जब आप कहते हैं ना कि अपने कहते हैं भी, जैसे वो उसी लिए तो मैं आपको बोलता रहता हूँ कि ऑनलाइन पढ़ाई तो कूड़े में फेंकने वाली है। ठीक है ना। अब नेट पे देखने आपके आपने उतार तो लिया, है ना, पर बेटे बुद्धि तो लगाओ। नेट पे वो दे रहा है ऑब्स्टेकल और मैं पूछ रहा हूं आपसे अपर्चर। तो चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 ये ऐसा होता है कि बेसिकली ना, जब अपर्चर की बात होती है इस क्वेश्चन के लिए, वही कह रहा हूं ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन है बेटे जो मिलने पे कराऊंगा मैं आपको, है ना। ये आपके पास सोर्स है ना, ये अपर्चर है, लेकिन ये पता कौन है, ग्लास की शीट है बेटे। समझना मेरी बात। ये थी एक ग्लास शीट थी, ग्लास शीट के अंदर आपने को होल कर लिया, ऐसा अपर्चर बनता है। ये पर्दा है। मेरी बात से सहमत हो गए। ओके। अब बेटा क्या हुआ, जो सोर्स है ना, इससे लाइट आई, राइट।
आपने जो ये लाइट इंसिडेंट हुई है ना, तो लाइट यहां से बेटा रिफ्लेक्ट करेगी, नो डाउट बेंड भी करेगी और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। जब ये रिफ्लेक्ट करेगी ना, यहाँ पे ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, जैसी लाइट यहां से रिफ्लेक्ट करेगी, और ये जो ग्लास कौन है, डेंसर है, तो पाई का फेज डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर? अब जो ये पाई का फेज डिफरेंस वाली जो ये लाइट है, जो ये लाइट यहां पे आ रही है, पाई के फेज डिफरेंस वाली जो लाइट आ रही है, ये लाइट जो है यहां से, ये जो लाइट तो इधर चली गई, पर इसकी शेडो भी तो पीछे जाएगी ना, जैसे टॉर्च में नहीं होता, आपने जब टॉर्च मारते हैं, ठीक है ना, टॉर्च की लाइट आगे होती है पर शेडो उसके पीछे भी रहती है। क्लियर? ऐसी लाइट यहां से रिफ्लेक्ट कर जाएगी पर इसकी शेडो पीछे रहेगी, ऐसी लाइट यहां से रिफ्लेक्ट कर देगी, इसकी शेडो पीछे रहेगी। तो इस वजह से जो ये सेंट्रल जो मैक्सिमा जिसको बोलते हो, ये सेंट्रल मिनिमा बन जाएगा। क्लियर? हाँ, और जो लाइट यहां से बेंड करके चली जाएगी, किनारे से लगा लो, जो भी लगा लो, है ना, उसमें तो आप जानते ही हैं कि जब भी कोई अपर्चर होता है तो यहाँ पे क्या होता है, लाइट, है ना, और ऊपर क्या होता है, नो लाइट। ऐसे सिखाया था मैंने आपको। इसका मतलब जो लाइट तो यहां से बेंड करके चली गई, जो कि मैंने आपको नोट्स में सिखाया था, उसके मुताबिक तो ये चीज क्या बन गई, पूरी लाइट वाली। लेकिन जो लाइट इसके ग्लास की शीट से या डेंसर शीट से रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई, पर उसकी थोड़ी बहुत शेडो पीछे रहेगी, जैसे टॉर्च में रहती है, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चलेगी, उसकी थोड़ी बहुत शेडो पीछे रहेगी। वो जो शेडो है ना, वो यहाँ पे क्या बनाएगी, एक डार्क स्पॉट बनाएगी, सेंट्रल मिनिमा बनाएगी। गुप्ता सर बात तो आपकी ठीक है, अब समझ भी आ रही है बात। लेकिन इसको पेपर में कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे कि लाइट शो या ईएम वेव लाइट शो, ये ना अपनी कॉपी में लिख लेना बेटे, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट। लाइट हमेशा एक कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट या कप्लीमेंट्री इफेक्ट शो करती होती है, कि कप्लीमेंट्री का मतलब जहां पे डार्क है वहां पे ब्राइट हो जाएगा, जहां ब्राइट है वहां पे डार्क हो जाएगा। क्लियर? तो ये सब होता तब है जब कोई लाइट डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट करती है। डेंसर से रिफ्लेक्शन का रीजन क्या होता है कि जो फेज डिफरेंस 0 चल रहा था वो पाई हो जाता है, जो ब्राइट है वो डार्क, जो डार्क है वो ब्राइट। इस वजह से ये जो हल्की सी शेडो लगा लो या जो भी लगा लो, इस लाइट, ये जो लाइट जा रही है ना ऐसे, इसकी वजह से जो पीछे आएगी, यहाँ पे फिर ब्लैक स्पॉट तैयार हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया ब्लैक स्पॉट और बाकी लाइट हो जाएगी। बोलिए सर, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, अभी कुछ समय ठहरो बेटे, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें से फेरी डिस्क बनती है, फिर आपको इसकी रिजॉल्विंग पावर निकाल के दिखाऊंगा, फिर रिजॉल्विंग पावर की इसकी कंपल्शन वैल्यूज निकाल के दिखा दूंगा। हाँ जी, अब मुझे बताओ, किसी बच्चे को समस्या? भी जो तो हमने पहले पढ़ा था उसके मुताबिक ये लाइट है, बस ये ग्लास से जब वो टक्कर मार के वापस आएगी ना, उसकी शेडो यहाँ पे दिखाएगी। ग्लास की वजह से शेडो या डार्कनेस क्यों बनी, क्योंकि पाई का फेज डिफरेंस आ गया। डेंसर से जब भी लाइट रिफ्लेक्ट करती है पाई का फेज डिफरेंस आता है, और पाई का फेज डिफरेंस होते ही लाइट कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट शो करती है। जहां ब्राइट होता है वहां डार्क होता है, जहां डार्क होता है वहां ब्राइट होता है। क्लियर? तो ऐसे करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने कराया नहीं था। तो अगर आपको याद हो शुरू के लेक्चर्स की बात है, तो मैं जनरल तौर पे बोलता भी रहता था आपको कि अभी मैं आपको जान के बता रहा हूँ कि सेंट्रल पे मैक्सिमा ही बनता है, याद करिए आप, ठीक है ना। अभी मैं आपको ऐसी ऐसी कंडीशनें बताऊंगा कि जहाँ पे सेंट्रल पे मिनिमा भी बनेगा। तो वो ना एक्चुअली 4 या 5 कंडीशंस होती हैं, तो उसमें से एक कंडीशन ये क्वेश्चन थी, तभी वो क्वेश्चन डाल दिया मैंने आपको। ठीक है, यहाँ से लाइट सीधी लाइट और ये किनारे से पाई का फेज डिफरेंस, जिससे कि यहाँ पे सेंट्रल मिनिमा बनेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। आप बेटे बस ये होता है ना, गुड तो खैर, जो क्वेश्चन तो खैर अच्छा है। अगर अपने सीधा पढ़ रहे होते फिर तो ये सब चीजें मैं बोर्ड पे आपको पहले ही करवाया था। 4 में से 2 केस मैंने अब करवा देने थे, 2 बाद में करा देता। अब ऑनलाइन के चक्कर में वो चीजें हो नहीं पाती यार एक बार, है ना, इसलिए गड़बड़ हो जाती है थोड़ी सी। और तो क्या बात है, ठीक है ना। हेलो सर, ओके, ठीक है जी। एक ना नेटवर्क से देख के मत उतारा करो। अब कई बच्चों ने तो क्या गया, इंटरनेट से उतारा हुआ। अब बताओ यार, हम तो सारा दिन उस सिस्टम में रहते हैं, है कि नहीं। अब नेट पे लिखा होता है ऑब्स्टेकल, हमने एक क्वेश्चन में डाला हुआ है अपर्चर, ठीक है ना जी। अब जिसमें इसमें कॉन्सेप्ट और भी आता है हाफ पीरियड जोन का, HPZ का। लेकिन वो जो हाफ पीरियड जोन वाले कॉन्सेप्ट हैं वो एक्चुअली चलते हैं ग्रेजुएशन में, ठीक है ना। वो जो BSc वाले जो ग्रेजुएशन के बच्चे होते हैं फिर वो पढ़ते होते हैं उन चीज़ों को, ठीक है ना। आपका +2 का लेवल होता है, +2 के लेवल में आपको कॉम्प्लीमेंट्री वाला आंसर देना होता है। ओके सर, चलो मेरे हिसाब से गाड़ी लाइन पे आ गई आपकी, ठीक है जी। चलिए, तो अब अपने चैप्टर शुरू कर रहे हैं।
न्यूक्लियर फिजिक्स का नया पार्ट। अब एक बार वेव ऑप्टिक्स मैंने सारी कंप्लीट करवा दी है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है आपका इंटरफेरेंस भी करवा दिया, डायफ्रैक्शन भी करा दिया, पोलराइजेशन भी करा दिया। क्लियर। तो अब न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करवा रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको ध्यान से करना, सारा अच्छे से प्रदीप करना। इतने में देखते हैं लॉकडाउन की क्या पोजीशन बनती है, नहीं फिर इसके मल्टीपल भी कराने शुरू कर देंगे, ठीक है ना। बस अभी तो एक बार तो 10-12 दिन तो ये चैप्टर चलेगा ही चलेगा। अगर मुझे लगा भी गड़बड़ है तो फिर अपने इसके मल्टीपल भी जी सी अग्रवाल से एक बार, ठीक है ना, शुरू कर देंगे जितने को हो सकते हैं अपने से, ठीक है ना मेरी बात। चलिए सर शुरू करूं। लो सर, तो सबसे पहला चैप्टर आ रहा है रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। अब बेटा अपनी कॉपियां खोल लो और चुप करके ना पहले इसकी राम कहानी लिखो टिका आगे, ताकि स्वाद आ जाए, ठीक है ना। बाकी कहानी करेंगे बाद में। हाँ जी, लिखे जी। क्या होती है रेडियो एक्टिविटी? द प्रॉपर्टी ऑफ spontaneous emission of radiation, the property of spontaneous, हाँ इसमें ना ये जरूर ध्यान रखना, ग्लास की शीटें बना के आनी है डेंसर वाली और बीच में हवा, ठीक है ना, एंड देन यू मेक आंसर। क्लियर। चलिए ये तो समझ आई गया होगा ना। पहले से I0/2, अगले का cos स्क्वायर थीटा, फिर cos स्क्वायर थीटा, उसे ये लिखा शायद है ना कि डबल बार करना है मैंने, और बाकी चीजें तो देखो आपको आती है, ठीक है। तो लिखिएगा जरा रेडियो एक्टिविटी, द प्रॉपर्टी ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन is called radioactivity, is called radioactivity, ठीक है सर, लिख लिया जी। चलिए अच्छी बात है। अब ना क्या करो, इसकी प्रॉपर्टीज लिखो, इट्स प्रॉपर्टीज। अब लिखो इसकी प्रॉपर्टीज। एक्चुअली ये प्रॉपर्टीज नहीं है बेटे, वन वर्ड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, एमसीक्यूज, काफी कुछ मैंने मिक्स किया हुआ है इसमें, है ना। तो 13-14 प्रॉपर्टीज हैं, तो वो लिखाता हूं मैं आपको। एक्चुअली सारे वही क्वेश्चंस हैं। वो कई बार क्या होता है ना कि +2 के पेपर में आता है कि 5 प्रॉपर्टीज लिखो, तो वहां भी जवाब आ जाएगा, बाकी भी जवाब आ जाएगा। लिखें जी, लिखो। सबसे पहले इट इज रैंडम ऑब्लिक इररेगुलर, it is random oblique irregular process। एक चीज और बतानी थी मैंने आपको यार, एक मिनट ठहरेंगे आप। कई बच्चों ने पता क्या किया, यहां गलती कर दी। जैसे ये I0/2 है तो यहां जल्दी से कर दिया I0/4। अरे भाई दिमाग तो लगाओ, पहले से I0/2 तो ये कितना बना I0/2, cos 60 कितना होता है हाफ, हाफ का स्क्वायर 1/4, तो योर आंसर इज I0/8। मेरी बात से सहमत है? ओके। अब यहाँ पे कितना बनेगा, ये I0/8 है और इसका 1/4 हो रहा आ गया, तो I0/32, ठीक है ना। तो बेटा ये थोड़ी कैलकुलेशन देख लिया करो, जल्दबाजी मत किया करो, ठीक है ना मेरी बात। तो लिखिए जरा, इट इज इररेगुलर प्रोसेस। अगला लिखिए, इट इज रैंडम प्रोसेस। इट इज इररेगुलर प्रोसेस, इट इज रैंडम प्रोसेस। लिख लिया बेटा? ठीक है जी, ओके। उसके बाद चलिए, नो एक्सटर्नल कंट्रोल, इट इज इररेगुलर प्रोसेस, इट इज रैंडम प्रोसेस। अगला, नो एक्सटर्नल कंट्रोल। रेडियो एक्टिविटी पे कोई भी एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होता, ये धीरे धीरे करके सिखा देंगे आपको। नो एक्सटर्नल कंट्रोल 3, क्योंकि स्पॉन्टेनियस सबमिशन है,
ठीक है ना जी, 3 हो गए। चौथा लिखिएगा, स्टॉप एट स्टेबल न्यूक्ली। स्टॉप एट स्टेबल न्यूक्ली। स्टेबल न्यूक्ली आमतौर पे ना हम लेड को मानते हैं बेटे, पीबी को, तो स्टेबल न्यूक्ली पे जाके रुक जाती है ये। क्लियर? आगे लिखिएगा, शो एक्सपोनेंशियल डिके। शो एक्सपोनेंशियल डिके, ये एक्सपोनेंशियल डिके शो करती है। कैसे? आज के लेक्चर में करा के भेजूंगा ये वाला। आगे लिखिएगा, न्यूक्लियर एज लिमिट। न्यूक्लियर एज लिमिट, इसकी एज लिमिट कितनी होती है? 0 से इनफाइनाइट, हमेशा डिके होता रहता है। ठीक, जो बेटे आपने इररेगुलर और रैंडम वर्ड लिखा था ना, आजकल एक नाम और आने लग गया, स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल, तो ये भी लिख लीजिएगा, शो स्टैटिस्टिकल नेचर। शो स्टैटिस्टिकल नेचर, ये भी हो गया। ओके, नेक्स्ट लिखिएगा, डिपेंड ऑन प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे डिपेंड करती है ना? डिपेंड ऑन प्रोबेबिलिटी थ्योरी, लिख लिया? ओके, इन सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करो आप। अगला लिखिएगा, एक्सप्लेनेशन बाय डिपेंड ऑन प्रोबेबिलिटी थ्योरी। उससे अगला लिखिएगा, एक्सप्लेनेशन बाय क्वांटम मैकेनिक्स। क्या लिखोगे? एक्सप्लेनेशन बाय क्वांटम मैकेनिक्स। ये क्वांटम मैकेनिक्स इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब ये जितनी भी चीजें मैं आपको लिखा रहा हूं, एक्चुअली देखा जाए तो ये सारे के सारे अपने क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, ये सारे के सारे अपने क्वेश्चंस हैं कि सर ऐसा क्यों। बस यही चीजें मैंने अगले 10-12 दिन में आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक, एक लाइन और लिख लो, रेडियो एक्टिव रिएक्शन, रेडियो एक्टिव रिएक्शन does not depend on, radioactive reaction does not depend on pressure. Radioactive reaction does not depend on pressure, comma temperature, comma force or any physical and chemical reactions. Radioactive reaction does not depend on pressure, comma temperature, comma force or any other physical and chemical reactions. तो जो रेडियोएक्टिव रिएक्शन होती है ना, ये फिजिकल केमिकल किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये अपनी मर्जी से चलती है ना। ये स्पॉन्टेनियस एमिशन का नाम होता है कि जो मतलब जो भी अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स वगैरह न्यूक्लियस में से निकलने हैं, तो उसको आप और मैं कंट्रोल नहीं कर सकते, जो है तो है। देखो सर, आई थिंक 8-10 पॉइंट लिखाए हैं मैंने, आपको समझ आए होंगे। ठीक है ना, बीच में मैंने 3-4-5 पॉइंट स्किप भी किए हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपको, उसको एक्सप्लेन करूंगा मिलने पे अपने। ठीक है ना, उसमें कई अच्छे एग्जांपल डालने पड़ते हैं। ठीक है जी, चलो ओके।